बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कुकरनाग, क्योंकि तीसरा दिन आज लगातार इस एनकाउंटर को यहाँ पर है और ऐसा लग रहा है कि इस साल का सबसे तवील एनकाउंटर राजौरी के बाद कुकरनाग के अंदर ये हो रहा है, जहां पर फौज और पुलिस के 4 ऑफिसर्स जो है वो जाम बैक हो गए हैं और अभी तक मिलिटेंट्स के बारे में कोई उनकी कैजुअलिटी के बारे में कोई इत्तला नहीं है। हालांकि फौज, पुलिस और उसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग फोर्स है वो लगातार यहां पर फायरिंग भी कर रही है, बमबारी कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घने जंगलात कुकरनाग गडोल इलाके के, जहां पर 3 दिन से लगातार ये सर्च ऑपरेशन और उसके साथ साथ एनकाउंटर भी जारी है। ये खबरें भी आई हैं कि इन्हीं जंगलों से मिलिटेंट्स की जानिब से फायरिंग भी की गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि रात के दौरान अगरचे यहाँ हॉल्ट पर इस ऑपरेशन को रखा जाता है, लेकिन जो ही सूरज की किरणें जमीन पर उतरती है, इन जंगलों पर उतरती है, तो उसके बाद ही फोर्सेस तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि ड्रोन के भी खिदमत जो है यहाँ पर लिए गए हैं और ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बाद बमबारी हो रही है, क्योंकि घने जंगलात है, बस्ती से दूर का इलाका है। फोर्सेस और फौज को कैजुअलिटीज भी हुई है और इस तरह से मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए फौज की अलग अलग टुकड़ियां यहां पर है। हालांकि जब ये ऑपरेशन यहां पर हुआ उसके बाद मजीद को बढ़ा दिया गया है और आज मोटर शेल्स के जरिए भी यहां या नए नए आलात जो है, नए जो हथियार है उसका भी इस्तेमाल किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक डीएसपी और उसके साथ कर्नल, एक मेजर और एक फौजी एहलकार आज ही जो है फौजी एहलकार आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। लेकिन इससे पहले जो ऑफिसर्स थे वो 2 दिन पहले ही यहां पर इस एनकाउंटर के अंदर जाम बैक हो गए थे। हालांकि पहले जख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गए। और आज चौथा जो एहलकार था, फौज का एहलकार था, फौज का जवान था, वो आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर लगातार इस एनकाउंटर के हवाले से हमें अपडेट दे रहे हैं और विजुअल्स जो है ये बिल्कुल पीर मुजफ्फर के ही हैं, जो उन्होंने वहां से अनंतनाग के गडोल इलाके से भेजे हुए हैं। मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ है। मुजफ्फर, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि अब एसओजी के अधिकारियों ने नए हथियार यहां पर इस्तेमाल किए और उसके बाद यहां पर सुबह से ही फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बिल्कुल मैं बता दूं, अगर हम इस मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन की बात करें, ये ऑपरेशन अब तूल पकड़ता जा रहा है जी। खासकर आज लगभग 50 या 60 घंटे भीतर बीत चुके हैं। अब तीसरा रोज इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। अभी तक ताहाल जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिकमत अमली अपनाई थी, जदीद हथियारों से लैस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थमाए अपने सोल्जर्स को कि कहीं न कहीं मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हो और यहाँ पे एक बार फिर तसादुम आराई शुरू हो, लेकिन ताहाल अभी तक कोई यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। वही मैं बता दूं, जो ये पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में सिक्योरिटी फोर्स को ये खदशा लग रहा है शायद कहीं न कहीं जो मिलिटेंट्स पहले उन्होंने यहाँ से सिक्योरिटी फोर्स पे वार किया था, जिसमें 5 पर्सन जख्मी हो गए थे, जिसमें इंडियन आर्मी के जो कर्नल थे, मेजर थे, या एक और सिपाही जो आज दम तोड़ बैठे, या इसी तरह अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनका भी एक डीएसपी वो भी इसी हमले में शिकार हुए। लेकिन अभी भी गोलाबारी चल रही है या ये गोलाबारी अभी रुक गई है, थम गई है? फिलहाल मैं बता दूं, फिलहाल लगभग 10 या 15 मिनट हो गए हैं कि गोलाबारी बिल्कुल थम चुकी है। इससे पहले यहाँ पे पूरा इलाका लरज उठा। खासकर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी जमीन पैरों तले खिसक रही थी कि जिस तरह यहाँ से गोलियों की गन करने से पूरा इलाका लरज उठा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आज का ये एनकाउंटर ये इसलिए अब महत्वपूर्ण बनता जा रहा है कि आज एक बार फिर डीजीपी पुलिस यानी दिलबाग सिंह जो खुद यहाँ पे आज जमीनी हकाइक जानने के लिए आए, कहीं न कहीं अब जो आदेश है, कहीं न कहीं जो हिकमत अमली रणनीति अपनाई जा रही है कि
एक तो जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को इख्तिताम तक पहुंचाया जाए और साथ ही जो खदशा जाहिर किया जाए है कि कहीं न कहीं जो कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हुए इसी पहाड़ी के बीचों बीच। और आपको मैं बता दूं, आज सुबह से हमने देखा है कि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे जो मोटरिंग फोर्स उसके जवान तलब किए गए थे, लेकिन आज पहली बार हमने देखा है कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पे आज गोलाबारी की गई, ब्लास्ट्स हो गए और धुआं भी हमने यहाँ पे देखा, शल्स यहाँ पे भरपूर उसका इस्तेमाल किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अभी अभी चंद लम्हे हो गए कि एक और यहाँ पे टुकड़ी देखी हमने, एक और डिप्लॉयमेंट देखी हमने, जो एनफोर्समेंट उनके पास हमने सोफिस्टिकेटेड वेपन देखे, यानी कि जदीद हथियारों में लैस थे, उनके पास जो आरपीजी गन उनको थमाए गए हैं। अब कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो ये पहाड़ी, फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगा, जो मेरा प्रसाद तारे को आपको दिखाएगा, ये वही पहाड़ी है जिस पहाड़ी को सिक्योरिटी फोर्स ने चारों ओर घेर लिया है। जो कॉर्डन वो काफी सख्त किया गया है, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते उनको सील किया गया है। और खासकर इस एनकाउंटर की एक और ये बात है कि आए रोज जो डिप्लॉयमेंट है। मुजफ्फर हमें अपडेट कर रहे थे कुकरनाग गडोल इलाके से, जहां पर तूल पकड़ता जा रहा है एनकाउंटर, और अभी तक भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला नहीं है। घना जंगल है, ऊंची पहाड़ी है, और इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना फोर्सेस के लिए थोड़ा सा टफ साबित हो रहा है। हालांकि नए और जदीद हथियार का इस्तेमाल यहां पर इस एनकाउंटर के दौरान। जी बिल्कुल, अपडेट करिए। मुजफ्फर के साथ राब्ता मुनक़ता हो रहा है, लेकिन हम आपको ये जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है शायद वो भी यहाँ पे इस वक्त काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने 4-3 दिन से देखा है कि आई थिंक यहाँ पे शायद कुछ जेमर लगा हुआ है, जिसके कारण अब इंटरनेट में भी कुछ बाधाएं पड़ रही है। कुल मिलाकर अब ये लग रहा है कि जो डीजीपी साहब आए हैं कुछ आदेश दिए होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि किस तरह वो अपनी रणनीति अपनाए, अपनी हिकमत अमली अपनाए, और कहीं न कहीं इस एनकाउंटर को अब आखिरी मोड़ पे वो लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा, इस एनकाउंटर को ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप तो बड़ोई कर रहा जाता है। मुजफ्फर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुजफ्फर हमें कैमरामैन तारिक के साथ वहां से अपडेट कर रहे हैं, और ये विजुअल्स जो है गडोल कुकरनाग इलाके के ही हैं, और खास ही उन जंगलात के हैं जहां पर फोर्सेस ने इसे कॉर्डन में लिया हुआ है, और यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर ये बमबारी हो रही है। क्योंकि इस तरह का बहुत कम इस तरह के ऑपरेशंस देखे गए, इस तरह का बहुत कम एनकाउंटर्स यहां पर देखे गए, जिसमें 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद भी मिलिटेंट्स का कोई अता पता नहीं है। लेकिन फोर्सेस की जानिब से जदीद तर्ज के, जदीद नवियत के हथियार यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं, और फौज हो, पुलिस हो, वो पूरी तवज्जो इसी एरिया पर लगाई हुई है। तमाम स्ट्रेटजीज को अपनाया जाता है, तमाम टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर इस्तेमाल और बरोकार लाया जाता है, ताकि मिलिटेंट्स को या तो ट्रेस आउट किया जाए या फिर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। बहरहाल अभी तक की खबर यही है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन ये क्या फिर से रिज्यूम हो जाएगी या ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? घने जंगलात है, मिलिटेंट्स को देखना, न्यूट्रलाइज करना फोर्सेस के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुल मिलाकर खबर यही है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर फायरिंग रुकी हुई है। चले थे कुकरनाग की बात, लेकिन बात करते हैं बारामूला के उड़ी इलाके की, जहां से आज पुलिस और फौज ने लश्कर तैयबा वाबस्ता 2 मिलिटेंट मददगारों को हिरासत में लेने की बात की है और दावा किया है। और इस हवाले से बारामूला पुलिस ने लश्कर मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल को बेनकाब करके मिलिटेंटों के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बारामूला पुलिस और 8 RR के जवानों ने उड़ी के पारिन बेलन पुल के नजदीक नाका लगाया हुआ था, जहां से दाची से आए हुए 2 अफराद को मशकूक हालत में पाया गया, जिस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों अफराद ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उनके कब्जे से असलहा और बाकी जो सामान है वो बरामद किया है, और इस दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया है।
के सरहदी इलाके उड़ी परमपिला के हवाले से बात करें, जहां से अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक खुलासा किया गया। हालांकि ये बताया गया वहां पे परमपिला के पास में एक ब्रिज है, वहाँ पे सस्पिशियस मूवमेंट फौज को दिखाई दी और उसके बाद जो है वहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया और उसके चलते जो है 2 लश्कर तोयबा के जो बालाई वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और ये बताया जाता है ये बारामूला के मुकामी बताए जा रहे हैं और इनकी तहवील से जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया। और ये जो खुलासा किया गया, जो वेपन्स वहाँ से रिकवर किया गया वो है 2 पिस्टल मैगजीन और 2 पिस्टल साइलेंसर्स और 5 जिंदा ग्रेनेड्स और 28 जिंदा कारतूस जो है वो रिकवर किए गए। और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत जो है यूएपी एक्ट के तहत जो है इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। फिलहाल जो है पुलिस स्टेशन उड़ी में जो है केस भी दायर किया गया। मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें या 8 राष्ट्रीय राइफल्स के हवाले से बात करें, क्योंकि इनके जो नाम भी सामने आए हैं, इनके नाम इस तरह से हैं। जाहिद हसन मल्ला, वालिद का नाम है गुलाम हसन मल्ला, ये मीर साहिब ओल्ड टाउन बारामूला का। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज हुमायूं भट्ट के घर गई है, जो डीएसपी हालिया एनकाउंटर के दौरान कुकरनाग के अंदर जाम बैक हुए थे। आज उनके घर उनके लवाहिकीन के साथ ताजिदपुर से के लिए महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती गई हुई थी। और इस दौरान महबूबा मुफ्ती जब यहाँ पर पहुंची तो अपने वर्करों समेत या अपने कारकुनों समेत उन्होंने लवाहिकीन के साथ ताजिदपुर से की है। और ताजिदपुर से के बाद जब महबूबा मुफ्ती वापस निकली तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की है, बड़ी बिल्कुल मुख्तसर बात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिसका जवान साल बेटा जाम बैक हो गया, उनके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई है, ऐसे लोगों के लिए तो दुनिया ही उजड़ जाती है। और महबूबा मुफ्ती डीएसपी हुमायूं भट्ट के बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा कि इसमें कितनी बार मुज़म्मत की जाए, ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि जिन बच्चों के दिन हंसने खेलने के होते हैं वो अपनी जानें गंवा बैठते हैं। शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा, उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार बोलेंगे मजम्मत करते हैं कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है। और वहाँ वो जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले। मीडिया के साथ मुख्तसर बातचीत की महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन उनके साथ उनकी बेटी, उनकी दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती भी थी। वैसे उनका भी स्टेटमेंट ऐसा ही था और उन्होंने कहा कि कुकरनाग का वाक़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है जिसमें 4 जानें तलफ हुई हैं और इसका असर उन्हीं को होगा जिनके लगते जिगर जाम बैक हुए हैं, यानी जिन घरों के साथ ये लोग वापस थे तो उन्हीं पर ज्यादा असर होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने एक सवाल के जवाब में बोला कि हम यहाँ ताजिदपुर से के लिए आए हैं, कोई सियासी बयानबाजी के लिए नहीं। अलबत्ता जब फोर्सेस के इन जवानों के जाम बैक होने की खबर आई, ठीक उसी वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जश्न चल रहा था, जो इंतहाई अफसोसनाक है, ये इल्तिजा मुफ्ती कहते हैं। एक्सटेंड करने आए थे अपने। इट्स वेरी सैड जो भी हुआ है और जो साथ में आर्मी के भी जो आई थिंक 2-3 लोग मरे हैं उनके लिए ऑल्सो यू नो माई हार्ट रियली ब्रेक्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो हम तो यहाँ बोलते रहते हैं लेकिन इनके साथ ये हो रहा है। यू नो दे आर द वंस हु लॉस्ट अ फैमिली मेंबर, देयर इज अ वुमन, शी इज लॉस्ट अ हस्बैंड, एक औरत है जिनने अपने बेटे को खोया। तो इट्स वेरी सैड एंड यू नो माई हार्ट। कैसे ये रुक सकता है? देखिए यहाँ मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने नहीं आई हूँ। आई here to extend my condolences, but it's shameful कि जिस दिन इनकी ऐसे मौत हुई उस दिन वहाँ ऑफिस में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने खुद देखा वो फूल बरसा रहे थे। इट्स शेमफुल। आई मीन इतना बड़ा हादसा होता है और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यू नो इट्स जस्ट। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया है और ट्वीट उसने जो एक सहाफी है
माजिद हैदरी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको लेकर किया है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल उसको जिद में पकड़ा गया है क्योंकि वो घोटालों को बेनकाब कर रहा था। ये महबूबा मुफ्ती का वर्जन है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या कहा वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती कहती है कि माजिद हैदरी की कल रात गिरफ्तारी ने खुफिया इदारों और गनमैन के दरमियान नेक्सस को बेनकाब कर दिया है। माजिद हैदरी को बगैर किसी कानून चाराजोई के एक मतलूब दहशतगर्द की तरह घर से घसीट कर लिया गया है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। और इसकी मां यानी माजिद हैदरी की मां और बहन ने पुलिस से वारंट देखने की इल्तिजा की थी, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया गया, यानी उनसे वारंट अरेस्ट वारंट भी नहीं दिखाई गई है। इस तरह घोटालों को बेनकाब करने वाले सहाफियों पर डराने और इज्जत का इल्जाम लगाया जाता है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के बाद ही पुलिस की जानिब से भी ट्वीट आए और पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान को या इस ट्वीट को रद्द किया है। श्रीनगर पुलिस ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये FIR नंबर जो हुआ है और उन्होंने कहा कि ये IPC का सदर JMIC श्रीनगर की मुअज़्ज़ज़ अदालत की जारी करदा हुक्म की बुनियाद पर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। और एक माजिद हैदर वलद जहांगीर हैदरी साकिन पीरबाग मुजरमाना साजिश, डराने धमकाने, बत्ताखोरी, गलत मालूमात देने, इज्जत वगैरह के इल्जामात में गिरफ्तार है, ये पुलिस ने कहा। और पुलिस ने उसके बाद एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह किया जाता है। जब महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये वाज़ेह किया जाता है कि रस्मी गिरफ्तारी के तमाम कानूनी तरीकाकार पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया है और इस बारे में मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म से अहले खाना को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया गया था। यानी ये मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर उनके अहले खाना को आगाह भी किया गया है, पुलिस ने बाद में ट्वीट किया है। और पुलिस ने फिर जनरल पब्लिक के नाम एक गुजारिश की है। पुलिस ने एक गुजारिश की है कि बराही करम मुफाद परस्तों की गलत मालूमात की मुहिम का शिकार न हो। ये पुलिस के इस ट्वीट में कहा गया है जो सीधा निशाना महबूबा मुफ्ती को लेकर था। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में थे, जहां पर उन्होंने आयुष की वजारत की जानिब से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ मिलकर अपनी पहली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल थे। 21 रियासतों के 90 मंदोबैन ने 17वीं आयुर्वेद पर्व में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम श्रीनगर के शीरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया था। LG मनोज सिन्हा के साथ पद्मश्री राजेश कोटेचा, पद्म भूषण और पद्मश्री देवेंद्र तेरेंगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर भटनागर मौजूद थे। इस तकरीब में 40 से ज्यादा कंपनियों ने ताउन किया था और इस मौके पर वादी भर से 250 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स भी यहां पर मौजूद थे। 250 के करीब 250 के करीब जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी यहां पर मौजूद थे। और इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जल्द ही जम्मू और कश्मीर सूबे में एक आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करेंगे। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका हवाला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर के अंदर भी दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कॉलेज जो है वो जल्दी खोले जा रहे हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद क्या कुछ कहा इस सम्मेलन के हवाले से, आए उन्हीं की जुबानी सुनिए। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है। गांधरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए। 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष सेल्स और वेलनेस सेंटर फंक्शनल है। श्रीनगर में आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में, और आपकी सहायता अपेक्षित है।
और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें कि जम्मू कश्मीर। वादी के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो बाग मालकान हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अभी ड्राई सीजन चल रहा है, खुशक साली चल रही है, पानी के साथ साथ बारिश भी नहीं है, जिसकी वजह से मेवाजात बिल्कुल ख़राब हो गए। और इस वाले से टंगमर के जो बाग मालकान हैं वो भी यही शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पहले ही अद्वियात ख़राब थे और अद्वियात ख़राब होने के बाद जो जालाबारी हुई है और अब सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से उनके सारे मेवा बागात ख़राब हो गए। उनका कहना है कि यहाँ महकमा हॉर्टिकल्चर हो, रेवेन्यू हो या कंसर्न जो भी हो, जो पैमाइश के लिए आए थे, जो यहाँ देखने के लिए आए थे, उन्होंने उनके बागात का जायजा लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। जी बिल्कुल सर, इस बार भी बहुत नुकसान हुआ, आप खुद भी देख सकते हो। जो कि आप दिन ब दिन देखते जाते हो, एक तो दवाई आती है, मुझे नहीं लगता कि वो कारगर ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ जिस टाइम हमें धूप चाहिए होता है उस टाइम बारिश होती है, और जिस टाइम बारिश चाहिए होती है उस टाइम धूप होती है। तो हाँ, ये वेदर पे भी डिपेंड रहता है कि क्योंकि मुख्तलिफ टाइम्स में यहाँ पे हेल स्टॉर्म भी हो, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान आया। फिर कुछ मुलाजमीन यहाँ पे आए और यहाँ पे लिस्ट बना के गए, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा हमें अभी तक पहुँचा है। मैं ये डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे पास फ्रूट ग्रोवर्स रहते हैं, खास करके एप्पल ग्रोवर्स कश्मीर के, ये अभी सफ़र कर रहे हैं बहुत से डिफ़िकल्ट टाइम से, हिसाब से थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट। जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मुंसलिक जो खदमत सेंटर्स के मालिकान हैं, जो चलाने वाले हैं, उन्होंने एक बार फिर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ये एहतजाज जारी रखा। आज साबिक ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कयूम वानी भी उनके हमरा थे और उनके साथ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो वादा और महादा किया गया था उसकी वायलेशन की गई है। यहाँ मजीद सेंटर्स खोले जा रहे हैं और उनके जेन्युइन मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये अब्दुल कयूम वानी ने कहा। हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये तो MBA लड़के हैं, IT उन्होंने किया है, बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे हैं। सरकार ने और बैंक ने एक स्कीम लागू की थी कि आगे खदमत सेंटर खोले, यहाँ के आवाम को डोर स्टेप्स पर खदमत मैसर करें, लेकिन आज तक 2009 से यह काम करते हैं। आपको पता है डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी उनके बिजनेस पर असर पड़ा है, और ये तो हमारे जो आम लोग हैं, आम लोगों को ये बैंक सहूलियात या ये खदमत सेंटर वाले उनको डोर स्टेप्स पर देते हैं। अब तो इनसे सब कुछ छीना गया। अब बैंक डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले खुद करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद करते हैं। अब उनको 10-20-15 हज़ार रुपये मिलते थे, वो भी नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ से सरकार अब और सेंटर खोलना चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जिससे इनका पूरा जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। मेरी सरकार से ये मुतालबा है कि उनकी जेन्युइन जो ग्रीवेंस है, उनका जो मसला है, कोर्ट ने भी स्टे किया है। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।